डालते हुए करेंगे इस वक्त की बड़ी जानकारी साझा कर दे, जहां रुझानों में एनडीए को बंपर बहुमत मिल चुकी है। रुझानों में एनडीए को 192 सीट, रुझानों में महागठबंधन को मात्र 47 सीट ही मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की आप सभी तक पहुंचा दे, बड़ा अपडेट, बड़ी खबर, रुझानों में महागठबंधन को 50 का आंकड़ा भी पार नहीं हुआ है, तो वहीं एनडीए को बंपर जीत 192 सीटें यानी 192 सीट्स पर रुझानों में एनडीए गठबंधन बंपर बहुमत के तौर पर आगे बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं, महागठबंधन के लिए जो है ये चुनौती खड़ी होती नजर आ रही है। मात्र 47 सीटें, हाफ सेंचुरी भी पूरी नहीं हो पाई है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस डबल डिजिट का आंकड़ा भी जो है क्रॉस नहीं कर पा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, आरजेडी की स्थिति भी बेहद खस्ता बनी हुई है। तीसरे नंबर की पार्टी जो है आरजेडी बनी हुई है इस वक्त। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप सभी तक पहुंचा दे, रुझानों में एनडीए को बंपर बहुमत, रुझानों में एनडीए को 192 सीट मिली है रुझानों में। वहीं महागठबंधन की बात करें तो मात्र 47 सीटें। बड़ी खबर, अहम खबर इस वक्त की आप सभी तक पहुंचा दे, चिराग पासवान की लोजपा रामविलास की ओर से भी शानदार प्रदर्शन किया जा रहा है। जीतन राम मांझी की पार्टी हम की ओर से भी अच्छा प्रदर्शन। जनसुराज की बात करें तो उसकी तरफ से प्रदर्शन बेहतर नहीं हुआ है। तो देखा आपने किस तरीके से जो है बिहार में रुझान जो है वो आ चुके हैं। ऐसे में बीजेपी 85, जेडीयू 76, आरजेडी 36, हम 4, कांग्रेस 7, लोजपा आर 22, तो वहीं अन्य को 13 सीटें मिल रही है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, ग्राफिक्स के जरिए आप पूरा समीकरण जो है वो समझ सकते हैं। बीजेपी जो है सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। बीजेपी के लिए ये बेहद सकारात्मक बात हो जाती है, क्योंकि बीजेपी जो है 2020 के विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर की पार्टी थी, तो बीजेपी ने एक अंक जो है वो छलांग लगाई है। जेडीयू की भी बात करें तो जेडीयू भी कहीं ना कहीं अब आगे आती नजर आ रही है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता सकते हैं, एनडीए लगभग 190, महागठबंधन 50, तो वहीं अन्य के खाते में 4 सीटें जो आती नजर आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में देखिए जिस तरीके से मेट्रो ट्रेन के जरिए हमने ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरे आंकड़े समझाए हैं, ऐसे में पटना मेट्रो का भी अहम रोल हो जाता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जो है पटना मेट्रो का शुभारंभ किया गया था। राजधानी वासियों को ये बड़ी सौगात मिली थी। तो लगातार जिस तरीके से नेटवर्क 10 की पैनी नजर बनी हुई है रुझानों के ऊपर, परिणाम के ऊपर, लगातार सुबह से हम आप तक पल पल का अपडेट पहुंचवा रहे हैं। लगातार हमारे चैनल पर नेटवर्क 10 पर जो है चर्चा और विश्लेषण का दौर भी जारी है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, उनके साथ मैं आपका परिचय करा देती हूँ। अविनाश पासवान जेडीयू प्रवक्ता, प्रोफेसर बादशाह आलम प्रवक्ता आरजेडी, मनोज बैठा प्रवक्ता जनसुराज पार्टी, दीपक कोचगावे वरिष्ठ पत्रकार, अमिताभ कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद होंगे कुछ समय में, तो अजय कुमार स्टूडियो से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। साथ ही स्टूडियो से वरिष्ठ पत्रकार रंजिता सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। तो वहीं पॉलिटिकल एक्सपर्ट मोनिका बी सूद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ नेटवर्क 10 में। ऐसे में सबसे पहले अविनाश जी आपके पास जाते हुए शुरुआत करना चाहूंगी, जिस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं, बेहद खुशी की लहर जो है एनडीए खेमे के अंदर नजर आ रही है। खास करके जेडीयू की बात करें तो जेडीयू नंबर 2 की पार्टी फिलहाल बनी हुई है। क्या कुछ कहना चाहिए, क्या कुछ प्रतिक्रिया? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार की समस्त जनता को धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने विश्वास लगातार बनाया है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के ऊपर 2005 से अगर आप देखें तो वो एक कंटिन्यूटी, विकास का दर जो चाहती है कि जनता कंटिन्यू रहे, उसी का एक सिंबल है ये। और हमें पता था, लेकिन हम इसको जब तक ये आंकड़े पूरे नहीं आ जाते तब तक आप समझिए कि फॉर्मेलिटी है। जैसे ये सारे आंकड़े पूरे आ जाएंगे, जैसे कि हमने कहा था कि फिर से हम सरकार बनाने वाले हैं और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम रहने वाले हैं और वही दर शुरू करेंगे। जहां तक रही हमारे जेडीयू की बात, की बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस इसलिए रहा हमारे जनता दल यूनाइटेड का, क्योंकि महिलाएं जिस तरीके से भरोसा करती हैं, और आज जैसा कि आप जानते हैं कि महिलाओं ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ के इस बार वोटिंग में पार्टिसिपेट किया है, वो एक डायरेक्ट सिंबल है कि वो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को अपना बड़ा भाई मानती हैं और वो समझती हैं बिहार के लिए और खासकर महिलाओं के लिए जिस तरीके से समावेशी विकास का दौर शुरू किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चाहे वो जीविका दीदियों के माध्यम से हो, चाहे वो 35% आरक्षण देने के माध्यम से। मतलब ये सारी बातें पुरानी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ये आज से नहीं, वो काफी लोग कहते थे कि हमने 10,000 रुपए, मतलब विपक्ष का ये दावा हुआ करता था और ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते थे ये लोग कि 10,000 रुपए घूस है। बट मैं आपको बता दूं वो घूस नहीं, बल्कि एक स्वावलंबी बनने के लिए जो सहायता राशि हमने प्रदान की है, वो सीधा सीधा उसी का परिणाम है कि महिलाओं ने हम पे विश्वास रखा है। और आगे आप देखेंगे कि जिस तरीके, और ये यहीं तक खत्म नहीं हो जाता है। हमारी खुशी सिर्फ आज तक सीमित नहीं है। हम चाहते हैं कि बिहार में हमेशा ही माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार काम करती रहे। और अब हमारा 2025 से 30 का जो मिशन है वह कि बिहार को एक विकसित राज्य बनाना है, ताकि हम जिस तरीके से छवि सुधरी है बिहार की, और जिस तरीके से आंकड़ों में भी सुधार आया है, और उसको फर्दर हम आगे लेकर जाएंगे। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हम सरकार बना रहे हैं, और पूरे बिहार की समस्त जनता को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपके माध्यम से। ठीक है अविनाश जी, बिल्कुल जिस तरीके से खुशी की लहर नजर आ रही है जेडीयू खेमे में, ऐसे में अब जो है आरजेडी का रुख करेंगे बादशाह आलम जी आपके पास आते हुए। एक तरफ तो तेजस्वी यादव की ओर से बार बार दावा किया जा रहा है, रुझानों के आने की शुरुआत भी नहीं हुई थी, लगभग सुबह 6 या 7 बजे का उस समय था जब उन्होंने एक बार फिर से ये बात कही कि मैं 18 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहा हूं। लेकिन एग्जिट पोल हटा दीजिए, जो चुनावी रुझान आ रहे हैं, 12 बज चुके हैं, 4 घंटे का समय हो चुका है, 50 का आंकड़ा भी पार करता महागठबंधन नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में किस तरीके से 18 तारीख को शपथ ग्रहण होगा तेजस्वी यादव का? रुझानों में ये दिखा रहा है कि जिस तरह की जो है वहां जो है रुझान आ रहे हैं, तो इस रुझान को देख के तो ये लग नहीं रहा है कि जन आदेश है। ये क्लियर कट लग रहा है कि जिस तरह से मीडिया ने हाइप बनाया हुआ था एग्जिट पोल के थ्रू, तो ये तो हमें ज्ञानादेश लग रहा है। ये तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि 20 साल का इनका सरकार वहां चल रहा है, बिहार को इन्होंने इतना अच्छा कर दिया, इतना बढ़िया सुशासन था कि कोई एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं दिख रही है ये रुझानों को अगर लेके देखा जाए तो ये अब इनसे बिहार की जनता अब आगे फर्दर क्या उम्मीद कर रही है, ये तो आपको पता चलेगा जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो कहाँ किधर को जा रहा है। लेकिन जो रुझानों में जो दिखाया जा रहा है तो ये कहीं से भी जनादेश नहीं आ रहा है। तो इसको देखने के लिए अब बिहार की जनता इसको तय करेगी कि उसे क्या करना है, उसने किसको जो है वोट दिया, किसको जो है सीटें मिल रही हैं। भाई पिच इनका है, मीडिया इनकी है, एम्पायर इनका है, मैच ये लोग खुद ही खेल रहे हैं, खुद ही जीत रहे हैं। जो आंकड़े इन लोगों ने जो दिया था वो गोदी मीडिया के चैनलों पर भी एग्जिट पोल में दिखाया गया, और इस वक्त भी दिखाया जा रहा है कि मतलब बिहार में कोई ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं है। बिहार को तो नंबर 1 राज्य इन्होंने बना दिया है 20 साल के शासन में, कि जिस तरह से जनादेश दिखा रहे हैं ये तो अब, लेकिन जनादेश है ये, अब देखिए शाम तक क्या रिजल्ट रहता है ये। बादशाह जी, जिस तरीके से आपने इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल खड़े कर दिए, मीडिया के ऊपर सवाल खड़े कर दिए, आपकी शायद हार की निराशा साफ तौर पर जाहिर हो रही है। बिल्कुल नहीं, सुनिए आप बात सुन लीजिए मेरी। जिस तरीके से आपने जो है अभी आप पूरा रिजल्ट नहीं आया है, आपने ठीकरा वोट दिया है, आप मुझे बता दीजिए अगर आप में इतनी ही निराशा है तो 18 तारीख का समय क्यों दिया गया? 18 तारीख का समय किस कॉन्फिडेंस के बलबूते पे दिया गया? तो ये सब क्या, ये चीजों का जवाब कौन देगा? इसका तो जवाब देना पड़ेगा ना। इसका जवाब तो ये देंगे नहीं, बस ये अपना सब अपना मैनिपुलेट कर रहे हैं और हम ये जीत रहे हैं, हम सरकार बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि प्रगति जी आप बताओ कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? वो कहीं दिख रही है धरातल के ऊपर? पीछे इलेक्शन कैंपेन में जिस तरह से बिहार की जनता जुड़ी हुई थी महागठबंधन के साथ, क्या वो सारी की सारी पलट गई? ये 10-10 ठीक है बादशाह जी, आपकी ओर से जो कुछ भी इल्जाम लगाए गए हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर, उसका सवाल का जवाब जो है मैं रंजीता जी आपके पास आकर लेना चाहूंगी। जिस तरीके से अभी आपने सुना होगा बादशाह जी को, उनकी तरफ से कहा गया, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि ये शुरुआती रुझान है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं वोट चोरी हुई है। तो ऐसे में डबल स्टैंड हर बार की तरह दिखता नजर आ रहा है। हमेशा डबल स्टैंड ये लोग लेते हैं, हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते हैं। इनके लिए ईवीएम हमेशा एक मुद्दा रहता है। जब भी पार्टी हार रही होती है बस इनके पास एक ही मुद्दा होता है कि ईवीएम। अच्छा मैं कहती हूं कि तो आप जो जिन छोटी सी जगहों से जीतते हैं वहां क्या होता है? वहां क्या आपको छोड़ दिया जाता है? वहां पे क्या भाजपा आपको सुरक्षित कर देती है कि नहीं चलो हम इतनी सीटें तो ले लेंगे, तुम्हारे लिए इतनी छोड़ दे रहे हैं? ऐसा तो नहीं होता ना। अगर आपको राजनीति में ऐसा लग रहा है कि आपके खिलाफ साजिश की जा रही है तो साजिश पूरी तरह से की जाएगी। ऐसा कैसे होगा कि कुछ जगहों पे आपको छोड़ दिया जाएगा और कुछ जगहों पे आपसे सीटें छीन ली जाएंगी? दूसरी बात है कि हर बार जो आप
विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि नहीं जी ईवीएम का मामला। मुझे तो आज तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि सारे इलेक्शन में जनादेश जब जा रहे हैं भाजपा की ओर, एनडीए की ओर, तो अकेले सिर्फ आप लोगों के मान लेने से क्या होगा? मतलब यहाँ लोकतंत्र का कोई मूल्य ही नहीं है, यहाँ जनादेश का कोई मूल्य ही नहीं है। आप इस बात को मानने को ही तैयार नहीं है कि पब्लिक क्या चाहती है। अब इससे बड़ी विसंगति क्या हो सकती है कि आप बैठे हुए हैं और आप लगातार ये कह रहे हैं, आप खुद ही अपनी जनता को कंडेम कर रहे हैं, आप मान ही नहीं रहे कि आपकी जनता क्या चाह रही है। तो कम से कम आप पॉलिटिक्स में है तो ये तो समझिए कि आपको भी जनता के आदेश को शिरोधार्य करना होगा, मानना होगा। आप कैसे कह सकते हैं, मतलब क्या आप सारी की सारी पब्लिक को गलत साबित कर रहे हैं? ऐसे कैसे हो सकता है कि पूरी की पूरी, अच्छा आपके साथ अगर रैली में थी, पब्लिक रैली में थी, तो फिर वो आपको वोट क्यों नहीं दे रही है? यानी कि आपकी रैली प्रायोजित थी। अगर मैं इस चीज को इस मुद्दे पे कहूं तो आप जिस तरह से कहें कि ईवीएम है, तो हम लोग ये भी तो कह सकते हैं ना कि आपकी रैलियां प्रायोजित थी और उन रैलियों के प्रायोजन के बाद जनता को लगा होगा कि ये सब दिखावे की चीज है और उसने आपको सपोर्ट नहीं किया होगा। तो आप जहां भी हार रहे हैं उसका ठीकरा आप इस बात के लिए नहीं फोड़ सकते कि ईवीएम है। इससे अलग कोई और मुद्दा है तो बताइए, इससे अलग कोई एकदम से ऐसी कोई परफेक्ट चीज है जो आपको लग रही हो कि इस वजह से आप हार रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल रंजीता जी, जिस तरीके से ईवीएम के ऊपर दोष देना आप शुरुआत हो गए, बिल्कुल आऊंगी आपके पास, अजय जी वापस आऊंगी। ऐसे में दीपक जी आपके पास आते हुए, जिस तरीके से आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं प्रोफेसर बादशाह आलम, उनकी तरफ से टिप्पणी की गई, अब मैं फिर से वही सवाल आपसे भी दोहराते हुए लेना चाहूंगी कि एक तरफ तो शुरुआती रुझान इन्हें करार दिया गया कि हो सकता है कि समीकरण पलट जाए, बिल्कुल पलट सकते हैं। हरियाणा चुनाव में इसी तरीके के जो है वो गणित देखने को मिला था, स्टैट्स देखने को मिला था, एंड में आके चुनाव का रिजल्ट पलटा था। लेकिन वहीं अभी से ईवीएम के ऊपर दोष डालने लगे हैं, वोट चोरी का आरोप लगाने लगे। अगर वोट चोरी पहले से ही निर्धारित थी, प्रायोजित थी, तो किस कॉन्फिडेंस के अंदर ये बयान दिया गया कि 18 तारीख को जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा तेजस्वी का? तो जनता इनका समर्थन करती है, ये हार जाते हैं तो ये कहते हैं ईवीएम। आऊंगी रंजीता जी आपके पास में। दीपक जी, जी दीपक जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ मिल रही है। जी जी, सवाल आया आप तक मेरा? देखिए, जो चुनाव है और ये जो चुनाव का परिणाम है, ये परिणाम 2010 को रिपीट करता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। नीतीश कुमार ने 2010 की, ये जो 2010 का मसला है उधर ये चुनाव जा रहा है। अब ये कहेंगे कि कैसे जा रहा है। 2010 में नीतीश कुमार का बेस्ट परफॉर्मेंस हुआ था और 2020 में वर्स्ट परफॉर्मेंस हुआ। तो 2020 में जो उन्हें 43 सीट आई थी, उस 43 सीट का जख्म उनके दिल में काफी दिनों से था। और जिस तरह से उन्होंने समय को देखकर लोकसभा के चुनाव में एनडीए के साथ चुनाव लड़ने का फैसला हुआ, उसमें उन्होंने 12 सीट जीता। इसका मतलब था कि उनका वोट बैंक इंटैक्ट। उसके बाद जब ये चुनाव हुए, आज जो परिणाम आ रहे हैं वो इस कदर आ रहे हैं कि मुझे लगता है कि शाम जाते जाते और कहीं बढ़ोतरी ना हो जाए, 200 सीट ना पहुंच जाए और विपक्ष को ये स्थिति पैदा हो कि उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन चुनने की संख्या भी ना आए, ये भी मुझे लग रहा है। तो मैं ये समझ रहा हूं, ये चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी नहीं लोग कहते हैं, लोग चुनाव आयोग की बात बार बार करते हैं, मगर जिस तरह से चुनाव आयोग ने कराया होगा चुनाव, वो आप कहेंगे कि भाई क्या मसला था, चुनाव आयोग ने ये किया। बार बार चुनाव आयोग पर आप ठिकरा नहीं फोड़ सकते। सबसे सवाल था महागठबंधन के जितने घटक दल थे उनकी हालत देखिए, जिन्हें उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया था वो 1 सीट पर हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि कांग्रेस जो 61 सीट पर थी वो कहां खड़ी है। उसके बाद तेजस्वी यादव ने जो अलायंस किया, पान पार्टी कहां चली गई। आपने जो अलायंस किया और लोगों से क्या स्थितियां हुई आपकी, इसका मतलब आपका अलायंस परफेक्ट नहीं हुआ। इधर आप आइए, चिराग पासवान जो बिहार की राजनीति में एक तरह से अगर मानिए तो रामविलास पासवान जब 2005 में 29 सीट जीते थे,
उसके बाद से बिहार की पॉलिटिक्स पर उनकी नजर उस पार्टी की नहीं थी। उस पार्टी ने बिहार की ये पर यानी हनुमान कहे जाते हैं, उन्होंने 29 सीट ली। वही 29 सीट ली मांगा कि मेरे पिता ने 29 सीट जीती थी, मुझे 29 सीट चाहिए। और आज अभी देखिए उनके 23 सीटों पर आ गए, 29 में 23 सीटों पर आ गए। तो कहने का ये मकसद है कि आपके जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अलायंस में, मान लिया उन्होंने एआईएम के साथ नहीं किया, उनकी अदावत पप्पू यादव से होती रही, उनकी अदावत कन्हैया कुमार से होती रही, वो चाहते थे कि अकेले, और सबसे बड़ी अदावत तो तेज प्रताप से हो गई। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ऐसा रहेगा, ये पब्लिक में ये परसेप्शन जाएगा कि इनमें एकता अभी नहीं है, तो सरकार बनाएंगे तो फिर क्या हो। बिल्कुल तो ठीक है ये कहने का मतलब है, जी। देखिए जिस तरह से एग्जिट पोल आया, एग्जिट पोल पहली बार बिहार में सफल होता दिख रहा है। 2010 2015 का एग्जिट पोल फेल हुआ, 2020 का फेल हुआ, और अब ये किया। और कांग्रेस का जो शासन भारत ने देखा है कि देश के अंदर किस तरह से विकास को रोका गया, किस तरह से जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं उनको किस तरह से उपकृत किया गया, ये साफ साफ भारत ने देखा है। और नई पीढ़ी इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझती है कि इस देश को अगर कोई संभाल सकता है तो एनडीए संभाल सकता है, कोई देश को संभाल सकता है तो नरेंद्र मोदी संभाल सकता है। लगता है कि अब की बार ये वो सीधा और आरोप लगाने शायद स्टार्ट भी हो जाएगा कि वोट चोरी का ये आरोप लगा, तो किस तरह देखते हैं? नहीं, मैंने कहा ना, सब मनगढ़ंत आरोप है, मनगढ़ंत आरोप है, या फिर उन्होंने जो कुछ किया उनको लगता है शायद ये भी ऐसा ही कर रहे हैं, तो पुराने पाप उनको अपने याद आ रहे हैं। सर अब इसके बाद बंगाल का चुनाव है, उसके बाद अब इसके बाद इस बार देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि बंगाल के भी इस बार जो परिणाम होंगे बिल्कुल विस्मयकारी होंगे। बंगाल की जनता ममता बनर्जी के कुशासन से तंग आ चुकी है, परेशान हो चुकी है, और जैसे ही वहां पर चुनाव जो कहना चाहिए नियमानुसार होंगे, त्यों ही वहां पर ममता बनर्जी कहां गई पता नहीं चलेगा। वो अपना जो उन्होंने एक आडंबर खड़ा किया है, वो आडंबर इस चुनाव में टूट जाएगा। उत्तराखंड भी बस एक साल बाकी है, उसके बाद चुनाव होने। देखिए, उत्तराखंड में तो भाजपा है और भाजपा रहेगी। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को आप सुन रहे थे, जिनकी सीधी प्रतिक्रिया जो है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर स्पष्टता जता रही है कि एनडीए किस तरीके से बहुमत में सरकार बनाने जा रहा है। ऐसे में लगातार जिस तरीके से अभी दीपक जी ने जिक्र किया तमाम पहलुओं को लेकर, अब मैं अमिताभ कुमार जी आपके पास आना चाहूंगी। स्टूडियो से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। अमिताभ जी, अगर बात का जिक्र करें, शुरुआती रुझान में जो है कांटे की टक्कर नजर आ रही थी, लेकिन अब एक तरफा होता पूरा मामला जो है वो नजर आ रहा है। और जिस तरीके से एक तरफा रिजल्ट भी अगर रुझानों के अकॉर्डिंग आता है, तो तेजस्वी की प्रतिष्ठा के ऊपर जो दाव लगा था वो कहीं ना कहीं अब गलत हो जाएगा। तेजस्वी की बात करें तो फेल होते वो नजर आएंगे। निश्चित रूप से काफ़ी उनको प्रोत्साहित किया गया था और काफ़ी उनको प्रमोट किया जा रहा था, लेकिन ये चीज़ बहुत स्पष्ट थी। देखिए, शुरुआत से हम लोग देख रहे हैं लोगों के बीच लोकप्रियता का स्तर जो है ना, वो पॉकेट्स में, उनके पॉकेट्स में जहाँ पे उनको चाहने वाले लोग ज़्यादा हैं या उनकी पार्टी के लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पे उनको ज़रूर काफ़ी लोग सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन इन जनरल देखा जाए तो समझ में आ रहा था कि कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसी बात नहीं है, और जंगल राज जो है उसको लेकर के निश्चित रूप से लोगों के दिमाग में याद ताज़ा की गई। जो एनडीए की तरफ से सबसे ज़्यादा किया गया कि जंगल राज के बारे में यादें ताज़ा की गई, और उसको लोग कभी नहीं चाहते कि दोबारा आए। और कई ऐसे रैलीज वगैरह में हमने देखा कि जिस तरीके का व्यवहार आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने किया, उससे भी लोग थोड़े आशंकित हो गए, और इसका बहुत स्पष्ट असर हमें दिखा। जो पहले दिन का जो मतदान था, उसके बाद दूसरे दिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन उनका चेहरा उतरा हुआ था, कहीं उत्साह नहीं था। शब्दों से भले वो कुछ भी कह रहे हों, लेकिन चेहरे पे उत्साह नहीं था। उनके कार्यालय के फोटोग्राफ्स वगैरह कई जगह से जारी हुए थे जिसमें कि खाली पड़ा था। तो होता यह है कि दरअसल मतदान के तुरंत बाद नेता कम से कम समझ लेते हैं कि उनकी क्या स्थिति है,
तो उनको समझ में आ चुका था। लेकिन फिर भी कल उन्होंने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने अधिकारियों को जो है धमकाते हुए एक सख्त लहजा इस्तेमाल किया कि अगर कुछ भी गड़बड़ ऊंचे नीचे हुई, हमारे पक्ष में कोई भी फेवर नहीं आया, तो फिर उसके अंजाम भुगतने के लिए आप तैयार रहें। देखिए, ये विपक्ष की रणनीति में ये तब्दील हो गया है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके खिलाफ जनता के मन में अविश्वास पैदा करो, उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करो। ये काम पिछले 6-8 सालों से काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस को यह बात समझ में आ गई है कि उसके कारनामों की वजह से अब दोबारा जनता उसको केंद्र में लाने नहीं जा रही है। तो इसमें जहाँ तक हमारे पास सूचनाएं आती रहती हैं कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ भी जो है उनको सलाह दे रही हैं, गाइड कर रही हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा, हजारों करोड़ रुपया बाहर से एक सोरोस नाम का व्यक्ति है, उसके यहाँ से यहाँ पे धकेला गया था पैसा, किसी भी तरीके से जो है एनडीए को हराने के लिए। वो सारी जो चीज़ें थी उसमें उसके बाद ही एकदम कोशिश हो गई थी कि जो संवैधानिक संस्था है, जनता नहीं मान रही है तो उनके खिलाफ अविश्वास पैदा करो, उनकी साख गिराओ, ताकि बांग्लादेश और नेपाल जैसी स्थितियां यहाँ पे बने। लेकिन मुझे लगता है कि भारत जो है वो बड़ा ही मजबूत लोकतंत्र है, और इसके डीएनए में आप कह सकते हैं दुनिया में लोकतंत्र की शुरुआत, जो गणराज्य की शुरुआत हुई है, उसकी जन्मभूमि भारत रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से पूरा ये मामला रहा है, बिहार विधानसभा चुनाव अब इसका केंद्र रहा है, ऐसे में जनसुराज पार्टी का भी अहम रोल जो है निकलकर सामने आता है। हालांकि वोटिंग परसेंटेज जो है उसके आंकड़े आने जब सामने शुरू हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं पता चलेगा कि प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की क्या अहमियत रही है, क्या कुछ रोल रहा है। ऐसे में जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता मनोज बैठा भी हमारे साथ मौजूद है, काफी देर से पैनल में मौजूद है। मनोज जी, आपके पास आते हुए जिस तरीके से मैं यही बात कहूंगी कि पीके की ओर से शुरुआत में ही कहा गया था कि या तो फर्श या फिर अर्श, और जिस तरीके के नतीजे अब सामने आ रहे हैं, जनसुराज पार्टी की जो भीड़ थी या फिर यूं कहे कि जो 60 गांच नजर आ रही थी, वो अब धूमिल होती नजर आ रही है, क्योंकि सीटें जो है वो ना के बराबर आप लोगों को मिल पा रही है। जैसे प्रशांत किशोर जी ने पहले कहा था कि या तो अर्श पे या तो फर्श पे, इसका मतलब यह है कि जो मुद्दा हम लोग बिहार के लिए लोगों को समझा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, अगर उनको समझ में आ गए, उससे कन्विंस हो गए, तो भर इतना वोट मिलेगा कि हम काउंट नहीं कर पाएंगे। अगर कहीं चूक हो गई समझने में तो वोट आने की संभावना कम हो जाएगी, इसका मतलब यही था। और इस बार जो चुनाव में जो राजनीति में हलचल हुआ है, वो प्रशांत किशोर जी के आने के बाद बहुत ही आज की बिहार की राजनीति में बदलाव देखने को मिला है। जैसे हम वृद्धा पेंशन की बात कर लें, एनडीए सरकार ने 20 सालों से 400 से बढ़ाकर 410 नहीं किया। जब हम ये मुद्दा उठाए, ये कहे कि जनसुराज आएगा, 5 चीजें आ जाएगा, उसमें हमने लिखा था कि वृद्धा पेंशन 2000 होना चाहिए, ये तूल पकड़ रहा था, तो इन्होंने उसको काट के लिए 400 से बढ़ाकर 1100 कर लिया। फ्री बीज की बात नहीं कर रहे थे, वही नीतीश कुमार जी विधानसभा में खड़े होकर के उन्होंने कहा था कि बिजली सस्ती देनी चाहिए लेकिन मुफ्त में नहीं देनी चाहिए। लेकिन जैसे ही चुनाव आया, 125 यूनिट उन्होंने बिजली फ्री कर दिया। उसके बाद से नौकरी 1 करोड़ प्लस नौकरी देंगे, 20 सालों से आपने नहीं दिया। 5 सालों में आपने कितने लाख नौकरी दी ये बता नहीं रहे हैं, लेकिन आप अगले 1 साल में 1 करोड़ नौकरी देने की या रोजगार देने की बात कर रहे हैं, ये हो सकता है। और जो 10,000 रुपये चुनाव के जस्ट पहले, हालांकि आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी कितने महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया पहुंचे, ये उनके लिए काम कर गया। हालांकि इस असंवैधानिक है, क्योंकि आप जब महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, हम इसके विपक्ष में नहीं है, महिला सशक्तिकरण के मजबूत पक्ष में है। हम लोगों ने भी ये बात कही थी कि महिलाओं को सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाए ताकि वो स्वरोजगार कर करके अपना सशक्तिकरण स्वयं करें। तो उन्होंने 10,000 रुपये चुनाव से जस्ट पहले महिलाओं के खाते में डाल दिए, और कुछ महिलाएं बच गई तो उनको एक आशा अपेक्षा थी कि इनकी सरकार जब बनेगी तो वो पैसे भी हमारे खाते में आ जाएंगे। तो ये एक पकड़ लिया, तूल पकड़ा। और एक बात मुझे आश्चर्य होता है कि लोगों ने, बहुत से मैक्सिमम लोगों ने वही पकड़ा जो चुनाव के जस्ट पहले बातें की गई या दी गई, फ्री बीज की गई। वो भूल गए कि गदनी बाग में, गांधी मैदान में स्टूडेंट पीटे जा रहे थे, पेपर लीक हुआ था, वो सब भूल गए कितना अपराधीकरण बढ़ा हुआ है। आप 10 सालों का रिपोर्ट उठा कर देखेंगे तो बिहार अपराधीकरण में जो एनसीआरबी की डेटा है
वो उत्तर प्रदेश से बस उसके बाद ही है, दूसरे नंबर पे है। वो एनसीआरबी के डेटा आप जब पढ़िएगा, वो एनसीआरबी का डेटा लिया जाता है पुलिस स्टेशन से, तो सारे जितने अपराध होते हैं सारे रिकॉर्ड पुलिस स्टेशन के पास नहीं पहुंचते, या एफआईआर करने से कतराती है। तो डेटा होने के इसके बावजूद भी इतने सारा अपराधीकरण का डेटा आया, उसको जनता भूल करके वैसे लोगों को फिर से वोट दे रही है। जनता के बीच में जाने की आवश्यकता है, जनता को और भी मथने की आवश्यकता है, समझने और समझाने की आवश्यकता है। पहली बार है लोग इसे प्रभावित हुए जन स्वराज से, लेकिन एक परसेप्शन है बिहार में कि अगर अपना वोट हमने इसको दिया, जैसे दो खामे में बटा हुआ, बाइपोलराइजेशन हुआ कि जंगल राज का कंसेप्ट पकड़ा दिया कि अगर हमको वोट नहीं दोगे तो जंगल राज आ जाएगा। तो ये लोग डर दिखा करके वोट लेने का कार्य अभी भी चला। बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से बात जनसुराज की जाए तो जनसुराज का क्या कुछ असर रहा है, क्या कुछ प्रभाव रहा है, वो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। बने रहिए आप हमारे साथ। ऐसे में मोनिका जी भी लगातार हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट बनी हुई है। मोनिका जी, अगर बात करें जिस तरीके के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, अगर ये शुरुआती रुझान आगे जाकर फाइनल स्टेटमेंट में या फाइनल रिजल्ट में तब्दील होते हैं, बदलते हैं, तो साल 2010 के बाद प्रचंड जीत इसे माना जाएगा। बेहद बड़े बहुमत के साथ एनडीए सत्ता में वापसी करेगी 5वीं बार, रिकॉर्ड 5वीं बार। तो ऐसे में क्या कुछ वो मुख्य कारण मान के चले? एमवाई समीकरण का अगर हम जिक्र करें, पहले एमवाई समीकरण का सीधा सा मतलब होता था मुस्लिम और यादव, तो वहीं इस बार का जो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग परसेंटेज आया है उसमें महिला और युवा एमवाई समीकरण की नई परिभाषा स्थापित करता नजर आया। देखिए, ऐसा है कि बिहार ने इस बार सिर्फ वोट नहीं दिया, पूरे के पूरे बिहार ने अपना मैंडेट दिया है। लोगों को बिजली, सड़क, पानी, लॉ और ऑर्डर पे जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और साथ में डबल इंजन की सरकार नीतीश जी ने जो काम किया है, जो सुविधाएं मिली हैं, उसका ये नतीजा है। जितनी भी वुमेन सेंट्रिक जो योजनाएं बनाई गई, जैसे कि अभी 10,000 उनके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया गया, ये किया गया उनके सशक्तिकरण के लिए। ऐसा नहीं कि उनको दिया गया पैसा कि भी ये पैसा हम दे रहे हैं आपके खर्चे के लिए, उनके बिजनेस खोलने के लिए, उनका उद्योग खोलने के लिए ऐसा किया गया। अब अगर हम बात करते हैं अपनी ओबीसी, ईबीसी की और महादलित की, 10,000 में कौन सा बिजनेस खुलेगा? 10,000 में महिलाएं कौन सा बिजनेस खोलेगी? तो आगे भी मिलेगा ना, आगे भी तो मिलेगा ना। अच्छा, ये चीज बताइए कि लोन है कि फ्री में दिया गया है? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, उद्योग खोलने के लिए दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ, देखिए एक बिहार का नागरिक होने के नाते, टैक्स पेयर होने के नाते मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं जानकारी के लिए पूछना चाहता हूँ, बता दीजिए आप, जानकारी के लिए पूछना चाहता हूँ, आप बता दीजिए कि 10,000 रुपए दिए गए हैं, वो वापस लिए जाएंगे, ट्रैक किया जाएगा, बिजनेस कर, जो महिला बिजनेस नहीं कर रही है वो खा गई वो 10,000 रुपए, तो उनको सशक्तिकरण किया जा रहा है ना, उनको समझाया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग दी नहीं है वो, ठीक है, मैं समझ गया, पूरी बातें आपको समझ रहा हूँ, चुनाव के समय में सब आपको समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आपने 10,000 रुपया दिया है, उन्होंने कोई बिजनेस नहीं किया, मान ली बिजनेस नहीं किया, 10,000 में पता नहीं कौन सा बिजनेस आप लोग करने जा रहे हैं इस महंगाई के जमाने में। अगर उसने बिजनेस नहीं किया, 10,000 रुपये से अपने ऊपर खर्च कर लिया, तो 10,000 रुपये का हिसाब कहाँ है? देखिए भाई, 10,000 उनको दिया गया, उसके बाद उनका ट्रेनिंग होगा, उसके बाद उनका सशक्तिकरण होगा, महिला जितनी उसकी काबिलियत उसके हिसाब से जाएगा, किस प्रकार का वो खोल सकते हैं, तो उस ठीक है। मोनिका जी, आपके पास वापस आऊंगी, आपके ऑडियो में थोड़ा सा ग्लिच हो रहा है। अब महिलाओं के ऊपर अगर सवाल खड़े किए गए हैं, तो महिला हमारे साथ मौजूद है, रंजिता जी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। महिला के तौर पर रंजिता जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगे। मेरी प्रतिक्रिया यह है कि पहले तो ये पता करें कि 10,000 रुपए जो दिए गए हैं वो किस तरह की योजना है। मुझे लगता है इन्हें ठीक से जानकारी नहीं है। मैं बिहार में ही थी उन दिनों जिन दिनों 10,000 की योजना के लिए पूरे गाँव की औरतें फॉर्म भर रही थी। देखिए, एक सीधी सी बात, एग्जाम्पल आप समझिए, जब आप अपने घर के बच्चे का एडमिशन कराते हैं ना किसी स्कूल में, तो आप पहले पैसे देके एडमिशन कराते हैं, ये नहीं कहते हैं कि वो अटेंडेंस कितनी करेगा। जब एडमिशन होता है उसके बाद बच्चा जानता है कि मुझे स्कूल जाना है, उसे पसंद हो या नहीं हो, धीरे धीरे उस फॉर्म पे आता है। तो जो हमारे यहाँ की, नहीं आप सुनिए, जो हमारे यहाँ की महिलाएं अभी तक बेरोजगार बैठी हुई हैं, जिनके लिए कभी किसी पार्टी ने उनको सशक्त करने के लिए कुछ भी नहीं किया, उनके लिए एक बड़ा अवसर था। और 10,000 रुपए की बात कर रहे हैं, मैंने 10% पे 2-2 हजार रुपए लोन लेते, कर्ज लेते देखा है औरतों को। तो
तो औरतें अगर 10,000 से ही कोई छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर रही हैं तो हम ये नहीं कह सकते कोई पैसा लेके खा जाएंगी। तो पॉजिटिव होकर हम अगर कोई भी योजना हो रही है तो पॉजिटिव होकर पहले हमें उसका रिस्पांस देखना होगा और 10,000 के बाद उन्हें टाइम दिया गया है कि विद इन 2 मंथ्स के वो दिखाएं कि वो क्या कर रही हैं और तब उन्हें एक बड़ा लोन दिया जाएगा। तो इसका प्रोसेस ये है कि 10,000 हम पहले दे रहे हैं कि ताकि वो शुरू करें, कोई सिलाई मशीन लेनी है, कोई छोटी सी गुमटी खोलनी है, कोई फॉल पिको करना है। हो रहा है हम जानने का प्रयास नहीं करेंगे। नहीं आप प्रयास करेंगे पर आप जानने की कुछ छुपाने का आप जानने का प्रयास करिए ना। आप जनता जो महिलाएं जानने का प्रयास करिए। आप जनता आप इसको खारिज कर रहे हैं, आप बिल्कुल ही इसको निगेटिव कर रहे हैं। आप जनता से अगर आप इस समय औरत के लिए काफी है, गांव की औरतों के लिए एवरीबॉडी सिटीजन फर्स्ट, सबसे पहले सिटीजन होते हैं, नागरिक होते हैं, जनता होते हैं। आप इस समय एक एक करके बात रखिए। आपका ये बयान कुछ डाउट है कि हमारा जो दिया हुआ टैक्स के सरकार के खजाने में जाता है तो सरकार उस पैसों को किस तरह से कहां किस योजनाओं में खर्च कर रही है जानने का अधिकार है, हर नागरिक को जानने का अधिकार है। तो आप इस बात को ये क्यों नहीं कर रहे हैं? जनता से अपलग नहीं है ना, बस हम तो यही सवाल पूछ रहे हैं कि भैया किस योजना के तहत जो हम पैसा टैक्स के पैसे जब सरकार के खजाने में जाती है वो सरकार खजाने किस तरह से खर्च करता है हमको बता दीजिए। आप 10,000 में कौन सा महंगाई के समय में 10,000 में आप कौन सा ठीक है जी, ठीक है अपने आप को आगे बढ़ाए। ठीक है, लगातार इसके ऊपर रिएक्शन जारी है। लगातार जिस तरीके से बात कही गई महिलाओं को लेकर 10,000 रुपए को लेकर, और अब जो है इस पर एक प्रतिक्रिया मैं अजय जी आपके पास आकर लेना चाहूंगी। जिस तरीके से अभी आपने बयान सुना, शायद यही कारण है जंगल राज से डरकर महिला वोटर्स ने ज्यादा तौर पर वो आगे आई हैं। ज्यादा प्रचंड बहुमत के लिए अगर वोटिंग जिम्मेदार है तो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, और मोदी नीतीश की तरफ से जो जंगल राज की बात कही जा रही थी आज बयान के तौर पर वो स्पष्ट होती नजर आ रही है। देखिए मैं आपको बता दूं इस टॉपिक में मैं सशक्तिकरण नहीं चाहिए। सब महिलाओं को जानने की कोशिश करें। अरे 1,16,000 करोड़ सुनिए, 1,16,000 करोड़ एक एक करके बात रखें जी, एक एक करके बात रखें। आप लोग चुप हो जाइए। देखिए ऐसा है जो ये कह रहे हैं प्रवक्ता जी कांग्रेस के या राजद के कि ये पैसे कैसे लौटाएंगे, क्या इनको पूछने का हक क्या है? इनकी अभी तक जुबान नहीं खुली। ये नीतीश कुमार से इनको पूछना चाहिए था, मोदी जी से पूछना है, चुनाव से पहले जब मतदान का रिजल्ट आ गया तब ये पूछ रहे हैं। ये राहुल गांधी से पूछें, ये लालू से पूछें। लालू क्या है? सजा याफ्ता अपराधी है, सजा याफ्ता अपराधी। चारा घोटाले में सजा हुई है, दोषी पाया गया है, सजा याफ्ता अपराधी। सुनिए दूसरी बात, राहुल गांधी ने क्या कहा था? सबको देंगे, इतने लाख देंगे, इतने देंगे, एफिडेविट में और बाकायदे साइन कराया था, और जिस समय कांग्रेस दफ्तर में भगा दिए गए थे। अब सुनिए इनका इतिहास सुन लीजिए, आप अपने नेताओं से पूछे। इंदिरा गांधी कोर्ट में बेइज्जत की गई, हाई कोर्ट में। जगमोहन सिन्हा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में सदस्यता 6 साल के लिए खत्म कर दी और यह कहा कि आप 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती। चुनाव में अनियमितता की थी किसने? आपके नेता की पिताजी के माताजी ने। आपने क्या किया? शर्म नहीं आती है इस तरह की बात कर? दूसरी, जवाहरलाल नेहरू ने देश के साथ धोखा किया। सुन लीजिए, अंबेडकर जी को यहां से हटाया, एक जनों को बोल लेने, फिर अंबेडकर जी को हटाया और जाके ढाका को खुलना को भारत में नहीं शामिल किया। और क्या कहा? संविधान सभा से निकाल दिया गया। आपके नेता नेहरू जी ने वोट चोरी की थी, एक वोट मिला था, प्रधानमंत्री नहीं चुने गए थे, प्रधानमंत्री नहीं चुने गए थे, जबरदस्ती प्रधानमंत्री बन गए थे। कौन बने थे? सरदार पटेल बने थे। आप वोट चोरी। दूसरी सुनिए, चुनाव
आयोग की अब बेईमानी कह रहे हैं। आपके यहाँ चावला किस हैसियत से बने थे? चावला राजीव गांधी फंड में, राजीव गांधी उसमें उसमें पदाधिकारी थे। चावला का बाकायदे रिकॉर्ड निकला। दूसरी आप सुनिए, महिला विरोधी, लालू कितना बड़े महिला विरोधी हैं, अपनी बीवी को बना दिया दूसरे। आप चुप रहिए, पहले बोल लेने दीजिए, फिर बोलिएगा। जब आप बोल रहे थे तब नहीं बोल रहे थे, गलत बात है। बादशाह जी, आपको पूरा मौका दिया गया, दूसरी बात भी सुन लीजिए। जिसने गुर्दा दिया उसको आगे नहीं किया। इसी बीच रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। रुझानों में बंपर बहुमत के पास एनडीए से गदगद। वहीं चुनाव आयोग ने 243 सीटों का आंकड़ा जारी कर दिया। बिहार में बीजेपी 85, जेडीयू 76 सीटों पर आगे, तो आरजेडी मात्र 35 सीटें। कांग्रेस के खेमे में 6 सीट है। चिराग पासवान 20 सीटों पर आगे चल रहे हैं। जीतन राम मांझी की ओर से भी हम पार्टी ने 4 सीटों पर आगे बढ़त बनाई हुई है। सीपीआई एमएल बिहार में 7 सीटों पर आगे चल रही है, तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी 3 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं राघोपुर विधानसभा सीट की बात कर ले तो तेजस्वी यादव पिछड़ने के बाद एक बार फिर से बढ़त बना चुके हैं। 219 वोटों से आगे चल रहे हैं तेजस्वी यादव। बड़ी खबर इस वक्त की आप सभी तक पहुंचा दे। सभी 243 सीटों के आंकड़े चुनाव आयोग की ओर से जारी हो चुके हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा दे। रुझानों में बंपर बहुमत से एनडीए गदगद। चुनाव आयोग ने 243 सीटों के आंकड़े जारी किए। 85 पर बीजेपी, 76 पर जेडीयू, आरजेडी 35, कांग्रेस 6 सीटों पर आगे। चिराग पासवान की लोजपा 20 सीटों पर आगे। जीतन राम मांझी की एचएएम 4 सीटों पर आगे, तो सीपीआई एमएल 7 पर आगे है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मन में कभी किसी भी बात का संशय आया ही नहीं डे 1 से। और आप लोग मेरी पूरी जर्नी में, मैंने ये माइक मैं पहचान गई हूँ। लाल माइक हमेशा मेरी पूरी जर्नी में रही है मेरे साथ। हर एक मोमेंट भी आपने कैप्चर किया है। लोगों का प्यार उत्साह आपने देखा है मेरे क्षेत्र में मेरे प्रति। तो ये बहुत ही एक अलग जर्नी रही है जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि लाइफ में इतनी जल्दी मैं फेस करूंगी। लेकिन इतने स्ट्रांगली मैंने इस चीज को देखा है, आगे फील किया है, और आगे भी अगले 5 साल के लिए भी मैं रेडी हूँ। एनडीए की जीत ये बिहार की जीत है, भारत की जीत है। और भारत की जितनी जनता है, बिहार की जितनी हमारी जनता है, सबकी जीत है। और पूरा अभी विश्व, मैं विश्व इसीलिए कह सकते हैं कि मेरे इतने सारे जो प्रशंसक जो देश के बाहर हैं, सभी लोग आज बिहार में क्या हो रहा है उसको देख रहे हैं। तो बहुत ही लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। और हम लोग जो एक नई जनरेशन अब पॉलिटिक्स में आ रही है, इसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि हमारे नजरिए से हम कैसे देखते हैं अपने आसपास की चीज। तो बीजेपी कैंडिडेट मैथिली ठाकुर को आप सुन रहे थे, लगातार उन्होंने बढ़त बनाई हुई है। मैथिली से जुड़ा ही सवाल अजय जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि अभी हम जो है महिला वोटर्स को लेकर ही जिक्र कर रहे थे। ऐसे में आपको भी पता है जिस तरीके से मैथिली को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया और जिस तरीके की खुशी अब जाहिर हो रही है, साफ तौर पर वो एक मासूमियत भरी मुस्कान जो है, मात्र 25-26 साल की लड़की है वो मैथिली, पहली बार चुनाव में वो आई है, वो जीत की कगार पर पहुंच चुकी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैथिली जो ठाकुर जो है, ये हिंदुस्तान की नाक है, हिंदुस्तान की शान है इंटरनेशनल लेवल पे, और बिहार की सबसे बड़ी शान है। राबड़ी देवी से, उनकी बेटी से ज़्यादा बड़ी हैं। उनकी अहमियत है जो नकल करके और गंदे ढंग से पास हो गई हैं मीसा जी, उनकी बाकायदे क्लास नहीं उन्होंने अटेंड किया था। दूसरी आपको बताना है, राजद और कांग्रेस के लिए शर्म की बात है, उसके लिए गलत अफवाहें उड़ाई गई। एक अलग कैरेक्टर है मैथिली ठाकुर का, किसी भी पार्टी से हो। दूसरी मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो ये बात कह रहे हैं कि महिला के लिए, इंदिरा गांधी ने 1971 में एक झूठा नारा दे करके आ गई, जबरदस्ती भारत रत्न प्राप्त कर लिया, जबरदस्ती खुद ले लिया। मानेक शाह को मिलना चाहिए, शर्म नहीं आई इंदिरा जी को, बल्कि वापस लेना चाहिए उनसे रत्न, क्योंकि जिंदा रहते हुए ले लिया। नेहरू जी ने ले लिया, उनके पिताजी ने, फिर इन्होंने ले लिया। नारा दिया गरीबी हटाओ, गरीबी कहाँ हट गया? इंदिरा जी के समय EWS को डेवलप कर दिया गया, गरीब हटा दिया गया। इसके बाद उन्होंने कहा रोटी कपड़ा मकान नहीं दिया। और ये क्या कह रहे थे अभी ये नेताजी कि वो जो 10,000 दिया, इसका हिसाब कैसे? पहले तुम उसका हिसाब जो रोटी कपड़ा मकान और गरीबी हटाने का नारा दिया। मैथिली ठाकुर के लिए कुछ मत कहिए, उसको पार्टी से मत जोड़िए, देश की शान है, बिहार का नाम ऊंचा किया। याद रखिएगा, वैशाली लोकतंत्र की जननी है पूरी दुनिया में, बिहार का नाम ऊंचा करो।
उनके साथ नहीं। ललित नारायण मिश्र की हत्या किसने कराई थी? ललित नारायण मिश्र की किसके ऊपर उंगली उठी थी? इंदिरा गांधी पे, कांग्रेस पे। बनना हिंदुस्तान का बेहतरीन प्रधानमंत्री होता। आप कहाँ हैं? सोचिए बिहार के लोग, कब जागोगे? तुम्हारे यहाँ क्या हुआ? मनीष कश्यप की कितनी बुरी पोजीशन हुई। राजेंद्र प्रसाद जी को रिटायरमेंट होने के बाद में वो बक्से लेकर के स्टेशन में थे, इनके 3 बक्सों में सामान रखा था। जब पत्रकारों ने देखा तो क्या हुआ? पत्रकारों ने इस खबर, बिहार के साथ जो जितना जरा बेइंसाफी कांग्रेस ने शुरू से की है। जेपी को क्या किया कि जेपी को डायलिसिस में हो गए। बिहार की जनता ने हमेशा तानाशाहों को उखाड़ के फेंका। बिहार की जनता नब्ज जानती है। अगर लालू ने कुछ काम किया तो लालू को वोट दिया, और ऐसी बात नहीं है लालू को चीफ मिनिस्टर बनाया। मगर याद रखिएगा कि बिहार में सब हारे हैं। लालू हारे हैं, राबड़ी हारी है, तेजस्वी हारे हैं, मोदी हारे हैं, योगी हारे हैं और नीतीश हारे हैं। कर्पूरी ठाकुर जीता है, उसके विचार जीते हैं। पूरे देश में मैसेज जाएगा, नोट कर लीजिए कि अगर इन्होंने माई का समीकरण किया था, जितना बैकवर्ड था, जितना अति दलित था, वो सब इनके गठबंधन में गया। कहीं कोई रजक जीत रहे हैं, कहीं कोई जीत रहे हैं, कोई विश्वकर्मा जीत रहा, कोई कुछ। ये वास्तव में एक अच्छी पहल भी हुई। इसका असर बंगाल में जाएगा, यूपी में जाएगा। यूपी में भी आपको बताना है, जो बैकवर्ड है यादव छोड़ के सारा यूनाइट हो जाएगा, दलित यूनाइट हो जाएगा, सवर्ण यूनाइट हो जाएगा। और आप याद रखिएगा, जो ये कहा जा रहा है कि वोट चोरी, अगर वोट चोरी हुई, इंदिरा गांधी उस चोरी में हाई कोर्ट ने उनको बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। इंदिरा गांधी को बेईमानी करनी पड़ी, झूठ बोलनी पड़ी, सबके मुंह बंद कर दिए, सारे नेताओं को जेल में डाल दिया। वोट चोर सबसे बड़ा कौन था? नेहरू जी, जिन्होंने वोट चोरी की। एक वोट से प्रधानमंत्री बन गया और पटेल को कर दिया। दूसरी आपको बता रहा हूं कि उनका अंबेडकर जी का है। उसके बाद आइए, वायनाड से क्यों लड़े आप? शर्म नहीं आती? कश्मीर में पैदा हुए, कश्मीर से लड़ो। कश्मीर की जनता तुमको सर आंखों में ले लेगी। राहुल गांधी, तुम वहां के रहने वाले हो, वहां के मोतीलाल जी की फैमिली को लोग जानते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हो, उसके तुम नमूने हो, उसके सैंपल हो। वहां से लड़ोगे, जीत के वापस आऊंगी अजय जी आपके पास। जी अजय जी वापस आऊंगी। ऐसे में एक बार फिर से जेडीयू का रुख करना चाहेंगे, क्योंकि जेडीयू के खेमे से जिस तरीके से खुशी वाली तस्वीरें सामने आ रही है। अविनाश जी, आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। लड्डू बंटने शुरू हो गए हैं और इस बार तो कहीं ना कहीं दोहरी खुशी आप लोगों के लिए होती नजर आएगी, क्योंकि प्रचंड जीत के और तो लगभग आप बढ़ ही चुके हैं। रुझानों में आप प्रचंड बहुमत के पास पहुंच गए हैं। 2010 के बाद में सबसे बड़ी जीत होगी। लेकिन वहीं अगर बात करें इंडिविजुअल पार्टी की, जनता दल यूनाइटेड की अकेली बात करें, तो तीसरे नंबर से वो या तो दूसरे नंबर पर खिसकती नजर आ रही है या पहले पायदान पर जंप मारती नजर आ रही है। तो आप लोगों के लिए तो डबल धमाका होता नजर आ रहा है। अविनाश जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? ठीक है, एक बार फिर से अविनाश जी का रुख करेंगे। ऐसे में एक बार फिर से अमिताभ कुमार जी लगातार हमारे साथ पैनल पे बने हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। अमिताभ जी, अगर बात करें, कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है, क्योंकि मात्र 6 सीटों पर, 7 सीटों पर वो आगे चल रही है। जीतन राम मांझी, जिन्हें मात्र कुछ सीटें दी गई थी, वो 4 से 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस को तो डबल डिजिट की सीटें दी गई थी, वो 6 सीटों पर आगे चल रही है। तो बेहद शर्मनाक हार हो गई है कांग्रेस की बिहार में। कांग्रेस तो बिहार में लगातार नीचे ही जा रही है, और इन चुनावों में जिस तरीके का व्यवहार रहा है कांग्रेस का, जिस तरीके से कांग्रेस नेतृत्व का व्यवहार रहा है, जिस तरीके से महागठबंधन के साथ प्रॉपर गठबंधन करने में उन्होंने जो है अव्यवहारिक ढंग से वो पेश आए हैं और अपने साथियों को सही ढंग से सम्मान नहीं दिया है, उससे ये सब बहुत स्पष्ट हो रहा था। बिहार में वैसे भी कांग्रेस की जो हालत है, यहाँ के नेतृत्व, कोई कांग्रेस का मजबूत नेतृत्व यहाँ नहीं पनप पा रहा है। इससे पता चलता है काफ़ी समय से लगातार, और जिनके साथ उन्होंने गठबंधन किया हुआ है वो भी नहीं चाहते कि कांग्रेस जो है वो फिर से उठे, क्योंकि अगर कांग्रेस ऊपर उठती है, कांग्रेस की ये कोशिश होती है, जो कि इस बार एक यात्रा के माध्यम से जरूर उन्होंने कोशिश की थी कि पूरे बाहरी इलाकों में, खास करके जो मुस्लिम प्रधान इलाके हैं, उनका दौरा करके राहुल गांधी ने कोशिश की थी मुस्लिम वोट्स को कांग्रेस की तरफ मोड़ने की। तो इससे एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ था राजद और कांग्रेस के बीच में।
राजद चाह करके भी कांग्रेस के लिए पूरा समर्थन के साथ नहीं आ सकती थी, क्योंकि उसे पता था कि कांग्रेस अगर बढ़ती है बिहार में तो राजद को नुकसान होना है। अमिताभ जी, ऐसे में जब आपने यात्रा का जिक्र किया तो वोटर अधिकार यात्रा जो निकाली गई थी एसआईआर के मुद्दे को लेकर, उसकी चर्चा करना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि एसआईआर का मुद्दा गरमाने के बाद भी, बार बार उठाने के बाद भी कहीं ना कहीं अब पिछड़ते ही लोग नजर आ रहे हैं। तो वोटर अधिकार यात्रा क्या एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव हम मान के चले कि जिस तरीके की दुर्दशा फिलहाल कांग्रेस को अगर हम हटा दें, आरजेडी की भी बात करें, वो भी इसमें शामिल हुए थे, बढ़ चढ़ कर तेजस्वी की ओर से हिस्सा लिया गया था, तो क्या वोटर अधिकार यात्रा का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है चुनाव के रिजल्ट्स पर? देखिए, नेगेटिव इम्पैक्ट उसको नहीं कहेंगे, लेकिन जो मुद्दा ये उठाना चाह रहे थे, जिस बात को लेकर जनता के बीच भ्रम फैलाना चाह रहे थे, वैसे कोई तथ्य जो है जनता के सामने आए नहीं। जब चीज़ें शुरू हुई, एसआईआर हुआ, उसके सारे परिणाम सामने आए, इन्होंने जो भी आरोप लगाए उसको साबित नहीं कर पाए, कोई ठोस तथ्य नहीं दे पाए। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ नहीं, आप 10-15 लोग ही उठा करके ले आइए एसआईआर के माध्यम से जिनको वंचित कर दिया गया हो, वो भी ये लोग नहीं कर पाए। तो ये सारी चीज़ें खत्म हो गई, जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो वो सारी जो इनकी मेहनत थी, सारी कोशिश जो थी, वो सब एकदम बेकार हो गई और इनकी अपनी छवि पे उसका बहुत असर पड़ा। लोगों को लगा कि ये व्यर्थ की बातें करते हैं और केवल जो है वितंडा करना चाहते हैं। सही ठोस जो जनता की जरूरत है, जो काम है, उस पे ये लोग बात नहीं कर पाए। ठीक है अमिताभ जी, बिल्कुल जिस तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं कुछ इसी तरीके का प्रतीत हो रहा है। ऐसे में लगातार अजय जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखें। देखिए, अमिताभ जी का हम चूंकि जागरण से जानते हैं, अमिताभ जी जागरण में थे, और अमिताभ जी का हमें वो याद है कि जिस समय चारा घोटाले का हम और सुधांशु रंजन जी बिहार जा रहे थे, उस समय लालू ने क्या किया था, एनएसए लगाने की धमकी दी थी कि रासुका लगा देंगे, एनएसए लगा देंगे। रासुका और एनएसए की वो हिम्मत नहीं कर पाए और हम लोगों ने इंच दर इंच उनके घोटाले को खोला, सजा याफ्ता भी हुए। तो हमको याद है अमिताभ जी का उस समय भी ये आश्वासन था कि डरना मत, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आज नहीं कल आप लोगों की विजय होगी, चूँकि आप सत्य लिख रहे हैं। उसके बाद भी आपको बताना है, इसके पहले भी चुनाव पे हुआ 2020 में, हमको याद है अमिताभ जी से हमारी बात हुई, अमिताभ जी ने बताया कि ऐसा है कि 2020 का जो रिजल्ट है और इसके 2015 का, उसमें उन्होंने कहा था कि राजद और जदयू जीत के आएंगे। वो बिल्कुल सच निकली आपकी बात। इसके पहले भी आपको बतलाना है कि 2005 में हमारे और उनके अमिताभ जी की बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि रिकॉर्ड वोटों से ये जीतेंगे, दोनों 100 के करीब हो गए, 90 से 110 के बीच में भाजपा हो। ये भी बात आपकी सही निकली। अब आइए, क्या राजद है, मैं आपको बता रहा हूँ राजद खत्म नहीं होगा। लालू में एक विशेषता है, भाजपा या संघ का अगर किसी ने हिंदुस्तान में विरोध किया है तन मन धन से, तो इकलौता व्यक्ति है लालू यादव। उसका एक कैरेक्टर है, मानना पड़ेगा, और हर विचारधारा के विरोध में भी है। भाजपा संघ के विरोध में भी इस देश में लोग थे, हैं, हमेशा रहेंगे। राजद ने उस चीज का पालन किया। कांग्रेस को, अगर कांग्रेस को सही साथी मिला तो राजद मिला। यहां इनकी हार क्यों हुई? इतनी बड़ी हार नहीं होती। तेजस्वी का कुछ भी हो, तेजस्वी का एक कैरेक्टर ये भी है, उसने नीतीश से कभी बदतमीजी नहीं की। नीतीश ने धोखा दिया मगर तेजस्वी ने नहीं दिया। मगर जीते क्यों नहीं? क्योंकि तेजस्वी अपना वो स्टेटस नहीं बना पाए, आम जनता ने उन पर पूर्णतः विश्वास नहीं किया, मगर बहुत बड़े तबके ने विश्वास किया। अब वजह ये रही, भाजपा ने अपना गठबंधन, वहाँ पे योगी, मोदी, अमित शाह जैसे कुशल वो थे, उन्होंने ऐसा सामंजस्य कर दिया, कम कम सीटों में नीतीश जुट गए अपने 101 में हमको अधिक से अधिक जिताने। भाजपा जुट गई जिस तरीके से, बिल्कुल आऊंगी आपके पास में। सुनिए, तेज प्रताप को इन्होंने आगे कर दिया, तेजस्वी, ये भी संभावना को तेज प्रताप जीत जाए, तेजस्वी हार जाए। मगर ये वास्तव में जीत जो है कुशल चुनाव प्रबंधन की भाजपा की है। ऐसा नहीं है कि टोटल जनमानस उनके साथ चला गया। दिल्ली में भी याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि भाजपा को जनता ने पूर्णतः चुन लिया। अगर आज की डेट में चुनाव हो जाए तो फैक्ट ये है कि आप पार्टी टक्कर पे होगी। आप पार्टी ने भी कुछ काम किया है,
अगर उन्होंने दलाली जी, की और जी। शराब माफिया में किया तो ये केजरीवाल की व्यक्तिगत कमी थी। ठीक है, उन्होंने वापस आएंगे पर्दे आपके पास में अजय जी, वापस आएंगे आपके पास में। ऐसे में अगर बात करें तो लगातार जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि तेज प्रताप जीत सकते हैं, तेजस्वी के बारे में बता दूं राघोपुर सीट से वो लड़ रहे हैं। बीच में खबर थी कि 3000 वोटों से मतों से वो पिछड़ रहे हैं, हालांकि उन्होंने बढ़त बना ली है। ऐसे में दीपक जी आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से पूरा समीकरण चल रहा है उत्तर प्रदेश के ऊपर इसका सीधा असर पड़ता नजर आएगा, लेकिन वहीं अगले साल बंगाल में चुनाव होने हैं। ऐसे में बंगाल चुनाव पर क्या कुछ असर पड़ सकता है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, लगातार ठीक है। एक बार फिर से उनके साथ हम जो है कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में एक बार फिर से आरजेडी का रुख करना चाहेंगे। बादशाह जी आपके पास आना चाहूंगी, अब आगे की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? देखिए, मैं प्रगति जी ये बता दूं कि आप जो चैनल पर बुलाती है ना, तो आपको बराबर इंसाफ करना चाहिए। आप लोग टाइम नहीं देते हैं। जिस तरह के सवाल वो अजय जी उठा रहे थे, मैं कब से आपको उंगली दिखा रहा था कि उनका मैं जवाब दूं, लेकिन आपने हमें टाइम नहीं दिया। सर मुझे बार बार सबको मौका देना पड़ता है। सर सुन लीजिए बादशाह जी, सबको मैंने इक्वल मौका दिया और आपके जो काउंटर थे उसके जवाब सबने दिए हैं। मैं बार बार आपके पास आ रही हूँ सर, आप अपनी बात रखें सर। जवाब देता हूँ। अजय जी ने जो बात कही, उनके प्रवचन सुनने के लिए हम थोड़ी चैनल पर ऊपर बैठे हुए हैं। वो समझ भी नहीं आ रहा है कि वो क्या कह रहे हैं। कभी लालू जी की तारीफ कर रहे हैं, कभी तेजस्वी जी की कर रहे हैं, कभी इंदिरा गांधी को गाली दे रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू तक पहुंच गए। ये सब सुनने के लिए फेवर नहीं कर रहे हैं क्या? गलत गलतियां हैं तो सबकी गलतियां नतीजे आ रहे हैं, सबकी अच्छाई भी बताई, करना चाहिए। ये बताई, आदमी तो ऐसा लग रहा है कि 2014 के बाद इनको आजादी मिली है। इन्हें पता ही नहीं है कि कांग्रेस ने हिंदुस्तान के लिए क्या किया है। नेहरू के ऊपर ये उछाल रहे हैं। ये अरे आपके 11 साल से मोदी जी यहाँ भारत में बैठे हुए हैं, किस तरह की सरकार चला रहे हैं, कौन सी उपलब्धि है इनकी? आप एक उपलब्धि। हाँ सुनिए 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 सुनिए, मैं बताता हूँ, मैं बनाता हूँ। मैं कारगिल गया हूँ और वहां के सिर्फ ले मनाली रोड थी, मोदी ने रोड बनाई, कुछ भी वहां आर्मी किया। राज में हुए तबांग में कुछ नहीं था, तबांग में उन्होंने रोड बनाई, उन्होंने जहाज उतारे, इंदिरा गांधी उन्होंने टैंक उतारे, जहां उन्होंने देश को पहुंचा दिया, जितना IIM बनाया, जितना IIT बनाया। गलत। ये सब हिंदुस्तान के है कि जो ये हमने बनाया, कांग्रेस ने वहां बैठ के आप जो मोदी जी बेच रहे हैं उसको। ये बात मैं कह रहा हूँ। और आप यहाँ सरदार पटेल चुने गए थे, नेहरू जबरदस्ती बन गए थे, ये भी सच है। आऊंगी अजय जी आपके पास आऊंगी। बादशाह जी आप अपनी बात रखें। जी बात रखें। कौन देगा? अपोजिशन जवाब देगा ना। लोकतंत्र तो है ही नहीं, लोकतंत्र का तो हत्या हो गया। लोकतंत्र 75 में इंदिरा गांधी ने कुचला है, इंदिरा गांधी ने कुचला है। आप पूछिए, झारखंड के बैठे हुए हैं अमित जी, जनता सारी बिहार हम जेल गए हैं, अमित जी से पूछिए। ये जीत रहे हैं, क्या वजह है? अपने हिसाब से रख दीजिए, सबको जानकारी है इतिहास की। अब बार बार इंदिरा गांधी के पास पहुंच जा रहे हैं, उनके पास पहुंच जा रहे हैं। आप 20 सालों का हिसाब दीजिए। बच्चों बाद में बच्चों को मारा जा रहा था, पेट्रोल लीक हुआ, आपके जमाने में अपने टाइम में हम ये सवाल पूछे कितने युवाओं को आपने नौकरियां दिया, बताइए नहीं? पुलिस दफ्तर में चले जाते हैं। अरे तब वो अच्छी नहीं थी, तभी तो सरकार को बदला गया था, आपको मौका दिया गया था, आप कीजिए ना। अब कितने लोगों को युवाओं को नौकरी दिए, महंगाई को बढ़ाकर अपने आसमान में रख दिया है। इंदिरा जी की इंदिरा गांधी कर्जा कितना बढ़ा दिया है, हाई कोर्ट से अपराधीकरण कितना बढ़ गया है। एक एक करके बात रखें, एक एक करके बात रखें। सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं, सारे करप्शन खत्म हो, सारे स्कैम खत्म हो जाते हैं। आपको तो खुद एक्सटेंट पता नहीं है कि आप किसकी तारीफ कर रहे हैं, किसकी बुराई कर रहे हैं। किसी की जिसकी बुराई है बुराई की, जिसकी अच्छाई है अच्छाई। लालू की अच्छाई थी, अच्छाई समझ रहे हैं ना? अधिक ये बात समझ आइए कि पूरा बाकी सब लोग दूध के धुले हैं। जब दूध के धुले होते तो आज भारत विश्व में सबसे नंबर 1 होता। नहीं तो मैंने कहा कितना आगे बढ़ गया सर, नहीं जीते अमित शाह की वजह से, कितना हुआ इस देश में, फार्मूला जीता, कितने लोग बिहार बन के आए, पढ़ के आए, बनते हैं, उसको जाकर दिल्ली में कोचिंग करना पड़ता है, इलाहाबाद में कोचिंग करना पड़ता है। खली बात कही है, बात कही है, आप खुद किस बात को उठा रहे हैं? किस बात की घमंड है, किस बात की उपलब्धि दिखा रहे हैं? शिक्षा पिछड़ा हुआ है, नीति आयोग का रिपोर्ट उठा के देखिए, इतिहास को बता रहे हैं। सर इतिहास हमने भी पढ़ा है। अब चाणक्य के समय में चले जाइए, आर्यभट्ट के समय में चले जाइए, अशोका के समय में चले जाइए। अरे वो तो
उन्होंने अपने समय में जो किया किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जिस तरीके के अब रुझान सामने आ रहे हैं, जनता का जनादेश जो है साफ होता नजर आ रहा है। तमाम मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे साथ इस खास चर्चा में जुटने के लिए। ऐसे में आपको बता दें कि शुरुआती रुझान जो है अब धीरे धीरे फैसले की ओर तब्दील होते नजर आ रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, लेकिन स्पष्ट तस्वीर जो है शुरुआत से ही एनडीए की बढ़त की नजर आ रही थी और लगभग 180-190 के आंकड़े के आसपास जो है एनडीए पहुंच चुका है। वहीं कांग्रेस के लिए बेहद दर्दनाक ये खबर सामने आती हुई आरजेडी भी बेहद कमजोर पायदान पर नजर आ रही है, तीसरे नंबर की पार्टी। लगातार हमारी कवरेज जारी है, बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।